नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बार बार की एक ही शिकायत, तो ऊपरी स्तरों पर टिक क्यों नहीं पा रहा है बाजार। कल अच्छी रिकवरी रही निचले स्तरों से, लेकिन आज बाजार जो है शुरुआती संकेत जो थे वो पॉजिटिव थे। उसके बाद से बाजार में एक पॉजिटिव रुझान भी देखने को मिला, 25,212 का हाई भी देखने को मिला, नहीं टिक पाया उसके बाद। और हालांकि 25,000 के ऊपर बना हुआ है, 25,014 ये आज का इंट्राडे लो है, और वहां से करीब 35 अंक के ऊपर 25,050 का स्तर देखने को मिल रहा है। 77 अंकों की गिरावट अभी भी निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वहां पर भी अगर हम देखें तो बियर्स की हालत थोड़ी मजबूत है। 1409 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 1237 शेयरों में गिरावट, माफ कीजिएगा, मजबूती देखने को मिल रही है। सवाल वही कि आखिर में क्या अभी एक कंसोलिडेशन का दौर और लंबा कितना खींचेगा बाजार में तेज रिकवरी के लिए, यहाँ से नई तेजी के लिए, और कौन से बड़े ट्रिगर की आवश्यकता है, अभी के लेवल पे बाजार में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे। और आज से देश के सबसे बड़ा जो आईपीओ खुल रहा है उस पर भी डिटेल में चर्चा होगी। वाह क्या आईपीओ है। सेगमेंट में खबरों वाले शेयर भी होंगे, बजिंग स्टॉक्स में, और आखिर में चुन चुन के का साथ सेगमेंट तो हमारा होगा ही। तो लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए। हमारे साथ आज के कार्यक्रम के जो हमारे अतिथि हैं वो हैं लवलेश शर्मा जी। लवलेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। पहले तो आपकी टिप्पणी बाजार पर ही जानना चाहेंगे। बाजार गिर रहा है, थम रहा है, संभल रहा है, फिर चल भी रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है बाजार में, पोर्टफोलियो में रौनक नहीं है इस तरह की रिकवरी में। आज तो फिलहाल पिटा हुआ है ऊपरी स्तरों से, लेकिन जो रिकवरी भी आती है वो भी लोगों के लिए राहत नहीं है, क्योंकि अब शिफ्टिंग हो चुकी है। तो जो शेयर पड़े हुए हैं उनमें कोई खास मोमेंट नहीं है। आपकी टिप्पणी बाजार पर। जी धन्यवाद विपुल जी। बिल्कुल, पहले तो आपका आमंत्रित करने के लिए मुझे आपके शो पे बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो वीक है। आप मानकर चले कि 25,100 से 24,800 ये एक रेंज रहने वाली है, क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्स होना है, वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, उच्चतम स्तर की तरफ, तो मुझे लगता है कि एक फ्रेश मोमेंटम की जरूरत होती है, फ्रेश वॉल्यूम की जरूरत होती है, और एक सेंटिमेंट बिल्टअप की भी जरूरत होती है। जी तो फिलहाल मेरे ख्याल से जो सेंटिमेंट है वो बियरिश जो था वो काफी कुछ अभी न्यूट्रल हुआ है, तो हम रेंज में चल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो वीक ब्रेड्थ है उसको इम्प्रूव होना पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन का नंबर काफी नेगेटिव है पिछले कुछ दिनों से। अगर आप ओवरऑल सेक्टर रोटेशन भी देखें तो काफी कुछ वीकनेस थी, ओनली कि ये वाला हफ्ते में भी, और वो म्यूटेड ही रही है। तो काफी कुछ मैं मानता हूँ 24,800 के ऊपर जब तक बाजार है, अगर थोड़ा सस्टेन होता है, और अगर हम 25,200 का लेवल एक बार क्रॉस करते हैं निफ्टी स्पॉट में, तो फिर से हम एक नई रैली देख सकते हैं ईयर एंड तक के। मुझे लगेगा फिर तब हम वापस से 26,300 और 26,600 के लेवल्स तक जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। मुझे लगता है 24,800 इज लाइन इन द सैंड, सबसे महत्वपूर्ण लेवल है। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हम नीचे 24,100 तक भी जा सकते हैं। 24,800 आपके लिए एक महत्वपूर्ण लेवल है आने वाले कुछ दिनों में देखने के लिए। ठीक, चलिए तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लवलेश जी, बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहले हमारे दर्शक हैं जो कि कह रहे हैं कि इरडा के ऊपर उनका प्रश्न है कि नतीजों के बाद भी ये शेयर गिर रहा है, क्या यहाँ से बेच करके किसी जो कैपिटल मार्केट के शेयर में पैसे लगाए जा सकते हैं क्या? खासतौर से मुझे लगता है इनका ध्यान इस वजह से गया होगा क्योंकि एंजल वन के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद से काफ़ी अच्छा शेयर कर रहा है। लेकिन इरेडा से शुरुआत करते हैं सर। इरेडा के शेयर पे आज 1% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है और शेयर नतीजे अच्छे रहे उसके बावजूद शेयर में वो चाल देखने को नहीं मिली। अभी 225 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिन लोगों के लिए, जो लोग 270 280 के आसपास फंसे हुए हैं? आपका क्या सजेशन रहेगा? जी विपुल जी, हमने पिछले हफ्ते भी इस स्टॉक में बात करी थी। देखिए, एर्डा में जो वैल्यूएशंस डिस्काउंट हुए थे वो आने वाले 5 साल के हुए थे, जबकि कंपनी को उस वैल्यूएशंस पे ट्रेड करने में मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो 300 रुपये वो मुश्किल से 2 या 3 दिन गया था।
और वहां से वो करेक्ट होते ही जा रहा है, और मुझे लगता है ये आने वाले समय में अभी और करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से 190 195 यही मेरे लेवल से वहां तक के इसमें एक गिरावट बनी रह सकती है। तो अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 195 का 195 का आपको स्टॉप लॉस दूंगा। जब तक कि इसके ऊपर है आप थोड़ा सा सेफ है, ऊपर में अगर ये 240 क्रॉस करेगा तो वापस से 265 तक जा सकता है। तो 195 का इसमें एक स्टॉप लॉस बनाकर रख सकते हैं। जहां ठीक। तक आपने दूसरे स्टॉक्स की बात करी है, स्पेसिफिकली ब्रोकिंग कंपनीज की, उनमें हम्म। काफी तेजी आई है। और अच्छी तेजी भी इसलिए है कि हमने एंजल वन के नतीजे देखे जिसमें काफी अच्छा जंप उन्होंने पोस्ट करा है, और स्टॉक ने कंपनी ने 4 डिजिट्स में प्रॉफिट करा है। तो मेरे ख्याल से अगर करंट लेवल्स पे ऐसे कोई से स्टॉक जो आपको स्पेशली फाइनेंस में और इस फाइनेंस के अंदर स्टॉक ब्रोकिंग में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आने वाले स्पेस में थोड़ा सा इसमें तेजी बनी रह सकती है। एक तो आपने जो स्टॉक बताया एंजल वन अगर करंट लेवल्स पे देखें तो और ऊपर 3220 तक जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे 5 पैसा करके एक शेयर है, अभी 567 आ रहा है। अगर ये 575 के ऊपर क्लोज होता है तो मुझे लगता है 5 पैसा में भी 630 से 635 तक की तेजी बन सकती है। ठीक, तो 5 पैसा पे नज़र रखिए। एंजल वन के बारे में आपको राय मिली गई, तो ये टिप्पणी जो है ईड़ा के बारे में जानकारी मिल गई, तो एक साथ आपको 2-3 शेयरों पर राय मिल गई है। अगले दर्शक के पास चलते हैं, और ये हैं सत्य सनातन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रही हैं राधे राधे विपुल जी, राधे राधे आपको भी सत्य सनातन जी, जो भी आपका नाम है। कह रहे हैं विपुल जी, जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? और साथ ही साथ इन्होंने क्या टिप्पणी की है, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। तो सत्य सनातन जी ने एक मतलब जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही है। बात सही है बिल्कुल आपकी, लेकिन बात जीएमआर पावर पे कर लेते हैं। पावर शेयरों में अच्छा मोमेंटम रहा है, और इस शेयर ने भी पिछले 6 महीने में 150% से ज़्यादा की रैली दिखाई है। वहाँ से अब थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और पिछले 1 महीने में करीब 2-3% के आसपास का करेक्शन देखने को यहाँ पर मिला है। सर, अब फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह बचती है क्या यहाँ पर, या आपको लगता है कि रैली काफ़ी आ चुकी है, अभी थोड़ा सा और नीचे जाने की गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? 138 के आसपास का लेवल है। जी काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट पे है। देखिए जब भी हम बुल रैली में रहते हैं विपुल जी, तो फंडामेंटल्स कैच अप विद द प्राइजेस, और फंडामेंटल्स को कैच करने में मेरे ख्याल से जो शिफ्ट होने में बैलेंस शीट में आने वाले 6 महीने 9 महीने भी लग सकते हैं। सेम चीज इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखिए, ऑलरेडी 150% रिटर्न हम देख चुके हैं। बट मुझे लगता है कि 130 के नीचे इस स्टॉक में हम एक वीकनेस देख सकते हैं। आई बिलीव कि अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी भी है तो 132 से 133 का एक जोन है। अगर आपको वहां पर ये स्टॉक दिखता है तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें निवेश कर सकते हैं। फिलहाल जो स्टॉक में स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, एज इन प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो 132 133 के आसपास आप ले, 128 का स्टॉप लॉस रहेगा। 128 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा जीएमआर पावर के लिए, ये सलाह निकल करके आ रही है। अमरीश वर्मा जी ने एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे हैं, और इनका दर्द भी झलक रहा है। कह रहे हैं सर, ओला, एनएचपीसी और आईआरएफसी ये कब बढ़ेंगे? तो ओला पे तो सर जब लिस्ट हुई थी तब से कहा जा रहा था अभी थोड़ा दूर रही है, उसके बाद से हालांकि अब काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, और आज तो खैर रिकवरी का दिन है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। 2-2.25% ऊपर है, लेकिन अभी भी 90 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सर, अच्छी लिस्टिंग, फ्लैट लिस्टिंग थी, उसके बाद से लगातार सर्किट लगता हुआ ऊपर ले गया 150, फिर 155, 157 का हाई इसने शायद बनाया था, और उसके बाद से अब धीरे धीरे करके 100 के नीचे, फिर अब 90 के नीचे। क्या सलाह रहेगी सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के आपकी? क्या यहाँ पर कब तक रिकवरी आएगी? दूसरा इनका सवाल एनएचपीसी पे, ये शेयर भी ने भी बहुत थकाया है लोगों को, और एक दायरे में लंबे समय से, 1 क्वार्टर से ऊपर हो गया कि एक रेंज में फंसा हुआ है। और उसके बाद आईआरएफसी है, लेकिन पहले ये ओला इलेक्ट्रिक और एनएचपीसी पे आपकी टिप्पणी। नहीं, ओला विपुल जी, हम आपके शो के माध्यम से भी मैं पहले भी बोल चुका हूं, जी। और ये मैं फिर से रिटायरेट करता हूं। जो अभी मैंने बोला कि देखिए सेंटिमेंट बेस पे एक स्टॉक 10x 20x 50x हो जाता है, जबकि फंडामेंटल्स में शायद शिफ्ट नहीं हो। वो बस एक एक्सपेक्टेशंस या सेंटिमेंट के बेसिस में हमको प्राइस में दिखता है। मेरे ख्याल से 110 पे भी एक आपके व्यूअर ने पूछा, तब हमने उनको यही सलाह दी थी कि देखिए कंपनी लिस्ट हुई है बट कंपनी को बहुत कुछ प्रूव करना है, और कंपनी न्यू है और उसके कंपटीटर
पिछले 3 या 4 डेकेड से इंडियन मार्केट में हम जब उसके कंपटीटर्स देखते हैं ओला के, तो उसके कंपटीटर्स बजाज है, हीरो होंडा ग्रुप है, टीवीएस मोटर्स, और ये ऐसे कंपटीटर्स है जो डेकेड से देख रहे हैं मार्केट को, और डेकेड से इनका ओवरऑल डोमिनेशन है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो मेरे ख्याल से अभी भी ओला में आप देखिए कि ये जो लिस्ट हुआ था, आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में आपको ये और नीचे 75 76 तक जाते हुए दिखेगा। जब 105 पे था तब भी हमने बोला था कि देखिए 90 तक जाएगा। अब वो 92 पे सस्टेन नहीं करा है, तो आप मानकर चलिए जो इसका पेटीएम जैसा हाल हुआ था, वैसा ही ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस के नीचे जाएगा। तो अगर कोई निवेश कर रखा है और नजरिया उसका कुछ सालों का है, तो ही मैं इसको होल्ड करने की सलाह दूंगा। वरना अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मैं कंप्लीटली इसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। बहुत लंबा नज़रिया नहीं है तो ओला में मत रुकिए, ओला से निकल जाइए। अभी स्ट्रक्चर वीक दिखाई दे रहा है और जो 75 तक के लेवल कह रहे हैं यहाँ पर लवलेश जी की, वो देखने को मिल सकते हैं। तो रणनीति जो है वो आपको तय करनी होगी यहाँ पर, अगर आप हायर लेवल पे फंसे हुए हैं तो। सर, इसके अलावा एनएचपीसी पर भी टिप्पणी थी इनकी पे, एक हमारे जो दर्शक हैं, जी। ये शेयर कब तक चलते हुए दिखाई देंगे क्या, या फिर निकल जाएं एक बार के लिए, इतनी थकान हो गई है तो एग्जिट करके कहीं दूसरी जगह मौका तलाशने चाहिए? देखिए एनएचपीसी की जो ओवरऑल बुल रन थी, मैं आपको बताऊं, ऑब्वियसली अप्रैल या मार्च तक की थी। एंड सबसे उस समय अगर आप देखें तो जो थीम प्ले हो रही थी, वो हो रही थी उस समय यूटिलिटी सेक्टर में, स्पेशली पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, और ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे थे। अब ये सेंटिमेंट बेसिस पे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का हम बोलते हैं, तो इट वाज गेनिंग मोमेंटम। आप देखें तो 50 60 रुपए से स्टॉक ऑलमोस्ट 115 हो गया। पर अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम चल रहा है, आई थिंक स्टॉक में वीकनेस बनी रहेगी। और नीचे मुझे लगता है स्टॉक एक बार 84, यहाँ से 10% ऑलमोस्ट एक गिरावट आनी चाहिए। तो आपका नजरिया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर ये नीचे वापस से 82 से 84 के लेवल्स पर जाएगा, तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा जो 77 का है। पर अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 90 रुपए के आसपास है, तो आज का नुकसान कल के जो मुनाफा जो हमने देखा नहीं है उससे ज्यादा बेटर है। टुडेज लॉस इज बेटर देन अनसीन प्रॉफिट। तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगा अगर आपको नुकसान यहाँ पर 5 10% का ही हो रहा है कैपिटल पर। अगर 5-10% का नुकसान हो रहा है तो निकल जाइए, एक सलाह जो है लवली जी की यहाँ पर निकल करके आती हुई। रविंद्र हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। रविंद्र जी को नमस्कार। रणवीर, माफ़ कीजिएगा, रणवीर जी जी हैं। जी नमस्ते विपुल जी, नमस्ते लवलेश जी। जी नमस्ते मैं रणवीर रणवीर जी। बोल रहा हूँ उज्जैन से। जी जी रणवीर जी, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ। कैसे, क्या जी आप प्रश्न? कैसे हैं? जी हम बहुत अच्छे हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मेरे पास इंद्रप्रस्थ गैस के 52 शेयर्स है 520 के भाव पर। और 520। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, 1 साल के लिए, और 25% प्रॉफिट मिल सकता है क्या इसमें 8 9 महीने में? 8-9 ये महीने में मुझे जानना 20-25%, एक साल में? हालांकि बहुत मतलब ऐसा आपका नज़रिया नहीं है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव आप मांग रहे हो। 20% के आसपास का मूव जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन में रह सकता है, लेकिन लवली जी से पूछते हैं वो चार्ट्स को क्या पढ़ करके बता रहे हैं। सर, इंद्रप्रस्थ गैस पे वो आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। थोड़ी सुस्ती ज़रूर रही है, पिछले 6 महीने में महज 10% के आसपास की तेज़ी रही है, साल भर में महज 8% का रिटर्न, और अब यहाँ से 25% की एक्सपेक्टेशन आईजीएल से ये करना, क्या थोड़ा सा ज़्यादा मांग रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये जो है अब इस साल जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है? देखिए जो पर्टिकुलरली स्टॉक है, अगर आप देखें तो ओवरऑल जुलाई 2024 से कंसोलिडेट ही कर रहा है। एंड ये इसका इसलिए क्रूशियल लेवल है कि 2021 में सेम लेवल से ये एक बार करेक्ट हुआ था, ऑलमोस्ट वहां से 40% करेक्ट हुआ था। सेकंड जो बात इसमें यहाँ पर अच्छी है कि जो भी महोदय हैं उनका एक्सपेक्टेशन इज वेरी गुड। उनका एक्सपेक्टेशन काफी रियलिस्टिक है, 20 25% का, एंड इतना बनना भी जी चलिए, लगता है वहाँ पर बिजली व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई है और संपर्क हमारा उनसे गया है टूट, लेकिन कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उनसे संपर्क स्थापित करने की। लेकिन इस बीच जरा कुछ एक ऐसे शेयरों पर नजर डाल लेते हैं जहाँ पर कि हम देख रहे हैं लगातार
मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एंजल वन के कल नतीजे है, उसके बाद से क्या शानदार मूव एंजल वन के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम निफ्टी के शेयरों की बात करें जो कि बाज़ार को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि ओएमसीज़ में ख़ास तौर से जो कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है, उसकी वजह से ओएमसीज़ में अच्छी रिकवरी है। बीपीसीएल करीब 0.25% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ इस समय चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी बढ़त है, 0.25% से ज़्यादा की बढ़त। इसके अलावा एशियन पेंट्स कच्चे तेल में गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, 1.25% की मजबूती। भारतीय एयरटेल और ब्रिटानिया भी आज अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। दबाव कहाँ पर है? दबाव देखने को मिल रहा है बजाज ऑटो के अंदर 3.25% नीचे, बजाज फाइनेंस के अंदर 2.5% नीचे, हिंडाल्को और टाटा स्टील में भी गिरावट है। यानी मेटल पैक जो है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर कल की रिकवरी के बाद अब थोड़ा सुस्ताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज टाटा स्टील में करीब 2%, हिंडाल्को 2.25% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। आईटी में भी सुस्ती देखने को मिल रही है। नतीजों से पहले विप्रो अब 3% नीचे कामकाज कर रहा है। बजाज ऑटो आप देख सकते हैं धीरे धीरे अब इंट्राडे लो की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ एक ऐसे शेयरों पे नज़र डालते हैं जो कि BSE 500 में हैं और वहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एंजल वन का नाम हमने ले लिया है, लेकिन इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी जो कि अच्छी तेज़ी दिखा रही है वो है मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 912, 913 ये लेवल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो है एक और PSU कंपनी जहाँ पर अच्छी तेज़ी है वो है 5.5% ऊपर महाराष्ट्र स्कूटर। इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मझगांव डॉक आज काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आएगा मझगांव डॉक। और बहुत लोगों के सवाल यहाँ पर रहते हैं, अभी थोड़ी देर में इस पर चर्चा भी करेंगे लवलेश जी के साथ कि आखिर में इस रैली में क्या कुछ करना चाहिए। 5.25% ऊपर मझगांव डॉक का शेयर देखने को मिल रहा है। लवलेश जी दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लवलेश जी अपनी आपकी बात बीच में कट गई थी। जी सर। हेलो, हाँ विपुल जी, हम एनएचपीसी की बात करते थे, उसके बाद आईजीएल पे बात कर रहे थे। आईजीएल तो पे जी। मेरी आईजीएल सर 500 आपकी रुपए आवाज़ के भी बीच में कट जा रही है। जी सर, करिए। आपकी आवाज़ कट जा रही है, शायद वहाँ लगता है कनेक्शन की कोई इशू आ रहा है। तो एक बार अगर आप फिर से जो है अगर आप अपनी बात को दोहरा सकें तो। 500 से 502 रुपए के आसपास आईजीएल में आप निवेश कर सकते हैं। जी। अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो आपको 20 to 25% इजीली मार्केट में मिल जाए। ठीक है, तो मिल जाएगा सर। आप को का बहुत ही जेन्युइन जो है वो जो है एक्सपेक्टेशन है, तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और सोनी कुमारी जी का प्रश्न ले लेते हैं। सोनी जी कह रही हैं, नमस्ते विपुल सर जी, डेली व्यूवर ऑफ मनी नाइन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका प्रश्न है, कह रही हैं सुजलॉन ले रखे हैं इन्होंने 76 के रेट पर और NBCC 119 पे ले रखे हैं। पहले ज़रा सुजलॉन का ही पे बातचीत कर लेते हैं। और सुजलॉन में क्या करना चाहिए सर? आज फिर 2.25% नीचे और इनकी खरीद 76 की है और 86 का हाई लगाने के बाद से 65-66 तक गया, फिर रिकवरी आई, फिर 75-76 पे जाकर के फिर अब नीचे आ रहा है। क्या करना चाहिए सर? 72 के आसपास चलता हुआ सुजलॉन का शेयर, रिकवरी आएगी क्या यहाँ पर, या फिर और नीचे जाने का वेट करना चाहिए अभी फ्रेश एंट्री के लिए भी और जिनके पास है उनके लिए भी? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें विपुल जी बने रहना चाहिए। सुजलॉन काफी अच्छा स्टॉक है। मेरे भी जो टारगेट्स है पर्टिकुलरली स्टॉक में हायर लेवल्स के ही हैं। जी। तो स्टॉक करंटली 72 पे आ रहा है। 75 से लेके 70 रुपीज तक के इस स्टॉक में अच्छा एक्यूमुलेशन एक बन सकता है। ऊपर में मुझे अभी भी लगता है कि सुजलॉन वापस इसका जो ऑल टाइम हाई है 84 वो तो टच करेगा ही। और अगर आपका थोड़ा सा नजरिया लंबा रखेंगे, 6 महीने से 1 साल का रखेंगे, मेरे ख्याल से स्टॉक को आप 3 डिजिट्स में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक में नीचे में 66 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 66 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, आपके पास है तो बने रहिए। जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनमें आप फ्रेश एंट्री की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये सलाह फ़िलहाल निकल करके आती हुई इस शेयर के अंदर अभी फ़िलहाल होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल सर, आज मझगांव में क्या हुआ है सर? खबर ढूंढ रहे हैं, खबर मिल नहीं रही है, लेकिन क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है मझगांव के शेयर के अंदर। और
बहुत लोगों के सवाल रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग फंसे हुए हैं। 5% की शानदार तेज़ी, अब धीरे धीरे करके जो है ये करीब करीब 4500 का स्तर छूने की कोशिश करता हुआ 4491 पे चल रहा है। आज इंट्राडे में इसने 4600 के लेवल को भी टेस्ट किया है। बहुत लोगों की पोजीशन 5000 के ऊपर की बनी हुई है। मझगांव डॉक क्या करना चाहिए सर इसमें? विपुल जी, आपका आखिरी सवाल किस स्टॉक पे था? मझगांव डॉक सर, मझगांव डॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डिफेंस की कंपनी है और इसकी जो बाकी पीयर कंपनीज हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें गार्डन रिच की तो काफ़ी 6% ऊपर है। इस शेयर में 5% की तेज़ी है। बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है सर इस सेक्टर के अंदर। 5000 के ऊपर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। आज 4600 का हाई लगाया है, 4500 पे चल रहा है। आपकी टिप्पणी? जी, मेरे ख्याल से अच्छा है। जो रिकवरी अभी हम देखने को मिल रही है स्पेसिफिकली शिप बिल्डिंग और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड कॉल दूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 4000 के आसपास बॉटम बन चुका है। अगर कोई पर्टिकुलरली व्यक्ति ऐसा हो जिसने पहले ही स्टॉक में रैली छूट गई हो, तो मुझे लगता है कि 4000 4100 के आसपास जो बॉटम बना है ये थोड़े समय तक रहेगा। स्टॉक में ऊपर वापस से आपको 4800 और 4800 के बाद 5400 आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये फिलहाल राय जो है निकल करके आती हुई मझगांव डॉक के साथ। इस बीच चैन दास जी हैं जिन्होंने हमें 100 रुपये भेजे हैं सर, और इनका भी सवाल एक डिफेंस शेयर पर ही है। मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है जिस पर कि इन्होंने 620 शेयर ले रखे हैं और 40 रुपये 98 पैसे की इनकी खरीद है। कल इस पर मरीन पे कोई कॉल भी थी और कुछ खबर भी थी मरीन पे। अभी अगर हम देखें मरीन इलेक्ट्रॉनिक के शेयर पे नज़र डालें तो करीब आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? 236 के आसपास चल रहा है मरीन इलेक्ट्रिकल। इनकी खरीद 40 रुपये 98 पैसे, मुझे पता नहीं कब इन्होंने खरीदे, लेकिन हाँ बिल्कुल लिए होंगे। और पिछले 1 साल के अंदर 225% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, काफ़ी शानदार। तो ये होल्ड कर रहे हैं लंबे समय से सर। अभी क्या करना चाहिए? पी जो है वो 105 पे 106 पे, तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। लेकिन आपकी टिप्पणी क्या होगी मरीन इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर? अगर 40 रुपये पे ख़रीदा हुआ है 41 रुपये पे, तो प्रॉफिट बुक करें क्या? अभी देखिए, मेरे ख्याल से इनकी जो खरीदी है 2019-2020 के लेवल की है सबसे पहली बात, और काफी अच्छा स्टॉक ऊपर चल भी रहा है करंट लेवल्स पे। ऐसी कोई वीकनेस दिख नहीं रही है स्टॉक जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में है, और वो भी नेविगेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाता है। और स्पेसिफिकली ये स्टॉक फोकस्ड है शिपिंग इंडस्ट्री और मरीन स्पेस में। तो आई थिंक वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो पर्टिकुलरली स्टॉक के साथ अटैच्ड है वो उसके प्राइस में भी दिख रहा है, और स्टॉक का जो प्राइस है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली काफी हाई वैल्यूएशन है। अगर इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी तो भी मैं इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा। नीचे में आई थिंक आप 209 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं। वैसे मेरे प्रॉफिट बुकिंग करंट लेवल्स पे तो नहीं बोलूंगा, आप 209 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपके प्राइस से काफी अच्छा अप्रिशिएट हुआ है। मेरे ख्याल से इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंपनी जो है नेट प्रॉफिट भी जो उसका आप देख रहे हैं तो वो काफी इंक्रीज हुआ है 2019 के बाद जब से स्टॉक आया। 2021 से भी स्टॉक एक तरह से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नेट मार्जिन परसेंटेज में। और इससे अच्छी बात ये भी है कि स्टॉक का जो बिजनेस है उसका 20% आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट से आता है और 80% उसका इंडिया से आता है। जबकि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा स्टॉक सोलर में भी अपना वेंचर जो है एक्सपांड कर रहा है। हमें मेरे ख्याल से बने रहिए, आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। 208 या 209 का स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड कर सकते हैं। ये फिलहाल राय निकल के आती हुई। रामचरण जी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक। रामचरण जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कैसे हैं रामचरण जी? कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं प्रतापगढ़ से यूपी के बोल रहा हूँ। राम कैलाश यादव नाम है सर। अच्छा, चरण राम नहीं, कैलाश। कैलाश। अच्छा, राम कैलाश यादव जी। चलिए, जी। क्षमा चाहेंगे आपसे, जी नाम जी लेने में सर। थोड़ी जी त्रुटि सर, हुई। हम टीचर हैं इंटर कॉलेज में जो है सर। तो आज थोड़ा मौका मिला, नहीं तो शाम को रोज आपका कार्यक्रम देखते हैं सर, जब डाउनलोडेड वाला सर देख पाते हैं। अरे सर, थैंक यू क्योंकि सर, बहुत विद्यालय में बहुत। खाली नहीं। नहीं, बहुत अच्छी, जी सर। बहुत अच्छी बात है सर। आप नियमित रूप से कार्यक्रम देख रहे हैं, और उससे अच्छी बात यह है कि आप अध्यापक हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत प्रणाम हमारी तरफ से भी आपको सर। तो राम कैलाश जी, जी कब सर। से आप शेयर बाजार में रुचि आपकी बढ़ी?
जी सर, 1 साल हो गया और आपका ये जो है मनी नाइन का कार्यक्रम देख करके ही हमें ये सब करने का वो मिला यूट्यूब के माध्यम से। बाकी मैंने कहीं से भी नहीं सीखा और अभी धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, नहीं नहीं, और बहुत अच्छी सीख रहे बात हैं है। और इसके बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। जी और सर। अच्छी बात ये आप कर रहे हैं कि आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत लोगों के हाथ हाल फिलहाल में जले हैं। अभी क्या प्रश्न है जी आपके जी मन सर। में सर? क्या जी कहाँ सर, पे निवेश करें? एनएमडीसी ले लिए हैं सर 225 के रेट पर, 400 शेयर लिए थे अच्छा, और और क्या सोच के लॉन्ग लिया टर्म कि होल्ड कर सकते लॉन्ग टर्म? हैं। जी सर, लॉन्ग टर्म कर सकते चलिए, अच्छी बात है कि मेटल पैक पे आपका ध्यान है, और मेटल पैक में रिकवरी भी रही, तेज़ी भी रही, लेकिन अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आज थोड़ा सा दबाव है मेटल पैक पे। सिर्फ एनएमडीसी पर तो इनकी टिप्पणी मैं चाहूँगा सर आप शर्मा लवलेश जी दें, लेकिन इसके साथ साथ प्रोमिनेंट जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे टाटा स्टील, सेल जैसे शेयरों पे अभी क्या करना चाहिए? आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, सेल अब 2.5% टूट गया है। इसके अलावा नाल्को में 4% की गिरावट अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले एनएमडीसी सर क्या करना चाहिए इनको? जी मेरे ख्याल से बने रहिए स्टॉक में। आपका नजरिया जो है आपका 225 पे खरीदी है, 232 आ रहा है। आपने ऑलरेडी 206, 200 आई बिलीव की 5 का लेवल देख लिया हो नीचे। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ऑन अ हायर साइड, जो अराउंड 247 का है। तो मेरे ख्याल से अगर 247 का एक बार रेजिस्टेंस क्लियर होगा तो स्टॉक में फिर से तेजी बनेगी। जो पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का है। और इसका अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो आप मानकर चलिए यहाँ से स्टॉक में 245 के ऊपर वापस से एक 20% की तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको होल्ड की सलाह दूंगा। नीचे में 201 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 201 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सर अगर चार्ट्स खुल पाएँ तो टाटा स्टील और सेल पर भी अपनी टिप्पणी दे दीजिए, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। रेणु सिंघल जी का भी सवाल है टाटा स्टील को लेकर के, सेल को लेकर के 2-4 दर्शकों के सवाल हैं। तो इस मेटल पैक के साथ ये अगर कवरेज पूरी हो जाती है हमारी। जी बिल्कुल। देखिए टाटा स्टील में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ था, और दूसरी बात ये कि टाटा स्टील जो है थोड़ा सा हैवी वेट स्टॉक है, मेरे ख्याल से बहुत स्लो मूवर है। बट आई बिलीव कि जो 150 से लेके 145 का लेवल है, करंटली 155 चल रहा है, ये 155 इसका 2021 का हाई है। तो उसके ऊपर तो फिलहाल ट्रेड कर ही रहा है। तो जब तक कि ये 145 ऑन द डाउन साइड इसके ऊपर ही ट्रेड करेगा तो बेटर है। एक बार ये स्टॉक वापस से ऊपर मेरे ख्याल से 170 रुपए तक जा सकता है। तो ये एक रेंज बनी हुई है, इसमें आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम तेजी आए। यही है कि कमोडिटीज जो है स्पेसिफिकली आपकी एक जो साइकिल होती है वो आने वाले कुछ महीनों से आपको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब वो साइकिल ऑब्वियसली प्ले आउट होने में आपको मेरे ख्याल से 6 महीने से 1 साल का व्यू रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप बने रहिए टाटा स्टील में, अगर किसी के पास पोजीशन है तो। नीचे में 145 पे बहुत सॉलिड बेस फॉर्मेशन है, उसके बाद स्टॉक गया था ऊपर। अगर 145 के नीचे आता है तो हम बोल सकते हैं कि टाटा स्टील में वीकनेस बनेगी। सेल में क्या करना चाहिए अभी? क्या 130 के आसपास पहुंच चुका है, इसके नीचे जा रहा है? कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सर अगर पोजीशन ऊपर के लेवल की हो तो? सिमिलर पैटर्न है। अगर पोजीशन आपकी ऊपर के लेवल पे है, मतलब मेरे ख्याल से 142 अभी गया था, उससे पहले आप देखें तो 153 गया था, और स्टॉक में 175 का। तो यहाँ पर मैं दर्शकों को सिंपल सा बताऊं तो आप देखिए हाइस जो है नीचे होते जा रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि स्टॉक 125 के ऊपर पिछले 4 महीने से ट्रेड कर रहा है, और सपोर्ट भी है। अगर आप देखें तो जून में भी वही लो था, जून के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और अभी हम अक्टूबर। तो ऑलमोस्ट 4-5 महीने से स्टॉक 125 का लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक के 125 के ऊपर है आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बार 140 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मेरे ख्याल से स्टॉक में ऊपर 156 और वापस से 170 रुपए तक की तेजी बनेगी। ठीक। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आईओसी बीपीसीएल पे आ रहे हैं। आप लोगों से कहेंगे कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी बजिंग स्टॉक्स पे हम लेकर के आएंगे, तो आज इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। जो कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं उसके चलते जो रुझान देखने को मिल रहा है। आशीष खटवानी जी का सवाल है, कह रहे हैं हेलो लवलेश जी, विपुल जी, प्लीज़ सजेस्ट पावर ग्रिड में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं सर। क्या पावर ग्रिड में फ्रेश एंट्री के लिए अभी चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं या फिर अभी वेट करना चाहिए थोड़ा सा? इन पावर स्टॉक्स में भी हमने लास्ट टाइम बात करी थी विपुल जी। तो पावर स्टॉक्स में भी हमने बोला था कि टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक है।
जी ऑब्वियसली जो आप देखिए स्टॉक्स में जो फेज चल रहा है, भले ही वो पावर के हों, और इससे पहले जब हमने एनएमडीसी और ये मेटल्स की बात करी थी, तो जी एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। और पावर स्टॉक में अगर स्पेसिफिकली पावर ग्रिड की बात करें तो 320 रुपए का इसमें सपोर्ट है। ये 320 इसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसने पिछले 3 या 4 महीने से उसको एक तरह से रिस्पेक्ट करा है। तो जब तक के 320 रुपए के ऊपर है, अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप बने रहिए। 320 के नीचे अगर जाता है तो मेरी सलाह इसमें से एग्जिट होने की रहेगी, फिर वो करेक्शन लंबा हो जाएगा और उसका अर्थ यही निकलेगा कि आप एक लूजिंग पोजीशन ज्यादा होल्ड करेंगे। तो 320 के अगर नीचे क्लोज होता है तो इसमें एग्जिट की सलाह रहेगी। तो पावर ग्रिड टाटा पावर में चुनना हो तो आप टाटा पावर को चुनेंगे या फिर पावर ग्रिड को? देखिए कंपनी दोनों अच्छी है, बट मैं अभी भी जो फेवर करूंगा वो टाटा पावर को इसलिए करूंगा कि पावर ग्रिड ओवरऑल रेंज के लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। ठीक। और अगर आप उसी रेंज को टाटा पावर में देखें तो टाटा पावर ऑलरेडी 400 रुपए से 480 गया, और अभी भी वो 463, तो वो रेंज के हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों चीज हमको दर्शाती है कि एक आउट परफॉर्मर है और दूसरा लेगार्ड है, इसलिए टाटा पावर विनर है। ठीक। हरविंदर सिंह रंधावा जी से बातचीत कर लेते हैं और इनका प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं। रंधावा जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, क्या हाल है? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके रंधावा जी और अच्छे हो गए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ। अमृतसर पंजाब से, वाह कितनी खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाइए। आप सब बढ़िया सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका सर? सर मेरे पास एक्साइड के 100 शेयर हैं 521 के भाव। 500 21 521, चलिए बिल्कुल ब्रेक इवन पर ही आप हैं इस समय। और क्या सोच के लिया हुआ है, कितने समय के लिए लिया हुआ है आपने? ये 3-4 महीने तक। 3-4 महीने के लिए लिया हुआ। 521-22 के आसपास चल रहा है। काफ़ी सारी खबरें रही, शेयर में भी बीच में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था। पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें 27-28% की का रिटर्न रहा है। साल भर में करीब डबल हुआ है शेयर, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का शेयर। इसने 1-2 महीने पहले ही कई सारी कंपनियों के साथ भी टाई अप किया था। सर अभी क्या करना चाहिए? अभी हाल ही में कंपनी ने एक्साइड एनर्जी के अंदर जो है अपना हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई थी और ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया था। आपकी टिप्पणी एक्साइड को लेकर के, इनका नज़रिया 3-4 महीने का है, अभी क्या करना चाहिए? ब्रेक इवन पे है। नहीं, बने रहिए। 480 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक्साइड और बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स में एक्साइड, अमर राजा, दोनों में अच्छी तेजी आई है। मेरे ख्याल से दोनों कंपनीज ने हेविली इन्वेस्ट भी कर रही है। जैसे एक्साइड ने एक्साइड एनर्जी में बढ़ा है, वैसे ही अमर राजा ने एक चाइनीज कंपनी के साथ वेंचर करा और एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी स्पेस में वो और अपग्रेड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईवी स्पेस। तो मेरे ख्याल से एक्साइड काफी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है पर्टिकुलर स्पेस में। नीचे में 480 का स्टॉप लॉस लगाइए। आपको मेरे ख्याल से एक्साइड में वापस से 555 और उसका जो ऑल टाइम हाई अराउंड 590, वो आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा एक साइड पे निकल करके आती हुई। और अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारे अगले जो दर्शक हैं जिन्होंने सवाल किया हुआ है, अरुण माधी जी ने कह रहे हैं कि इरकॉन कब चलेगा सर, बहुत लॉस हो रहा है। 750 शेयर हैं 279 के भाव पर। तो इरकॉन के माध्यम से थोड़ा सा, क्योंकि हम एक सवाल लेते हैं, कोशिश करते हैं उस सेक्टर पे थोड़ी सी निगाह हो जाए, तो इरकॉन के साथ साथ रेलवे शेयरों पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग सवाल कर रहे हैं, तो एक ही बार में अगर उत्तर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 279 पे इन्होंने इरकॉन ले रखे हैं और अभी अगर हम भाव देखें तो ये चल रहा है 222 के आसपास। 50 रुपये से ज़्यादा का नुकसान पर शेयर पे हो रहा है। अभी जो है सर क्या करना चाहिए? इरकॉन पे आपकी राय क्या होगी, खासतौर से जब इनको 5 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, 50 रुपये। और दूसरा फिर RVNL, IRFC जैसे शेयर में क्या यहाँ पर कहीं पर एवरेजिंग या फिर नई बाइंग की सलाह होगी? जो लोग हायर लेवल पे फंसे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? इरकॉन से शुरुआत। देखिए 222 रुपये आ रहा है। ऑब्वियसली जब हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी, मैंने ये बोला था रेलवे स्टॉक्स में इतनी जल्दी हमको और तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फीडबैक का जो एक बायस है, ये ट्रेडर्स के दिमाग में रहता है। हमने पिछले साल देखा कि अच्छी रैली हुई तो लोग अभी भी उसमें निवेश करने की सोचते हैं। तो वो एक शॉर्ट टर्म, जो आप बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना हुआ है। और मैं उसको ब्रेक करके यही बोलूंगा कि स्टॉक्स में अभी भी मेरे ख्याल से साइडवेज मोमेंटम रह सकता है। इरकॉन में मैं इनको
202 का स्टॉप लॉस दूंगा, जहां तक कि इन्होंने ये लेवल्स देखा है नीचे में। और अभी साइडवेज जोन रहेगा। ये स्टॉक 230 से 205 के बीच में ही ट्रेड करेगा। फिलहाल तो इसमें कोई फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। तो आप ये स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। अगर स्पेसिफिकली पूरे आप रेलवे स्टॉक्स में बोले, तो जो सबसे महत्वपूर्ण अगर आप पैटर्न देखें, तो वो भले ही इरकॉन हो, JWL हो, RVNL हो, सब में जो एक इम्पोर्टेंट बॉटम बना है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में बना है। सारे जी स्टॉक्स में जो एक मार्केट वीकनेस हुई थी उसी समय सब गिरे थे, और अब सब साइडवेज है। और जो रिकवरी आई है वो इतनी मतलब आप बोल सकते हैं कि एनर्जेटिक नहीं है या इतना फ्रेश मोमेंटम नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी भी इनमें और करेक्शन हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं रेलवे स्टॉक्स में अगर मुझे चुनना भी हो, तो आई विल सजेस्ट RVNL ही एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से 440 435 पे जो वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है वो काफी अच्छा है। अप ट्रेंड चैनल की फॉर्मेशन है, नीचे में अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन है, और एक तरह से आप बोल सकते हो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स को कंपेयर करूँ तो RVNL में बेटर था। तो मेरे ख्याल से RVNL में अगर किसी को एवरेज करना भी हो, तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। और इरकॉन में मैंने 202 का स्टॉप लॉस दिया ही है। चलिए, कौन में 202 का स्टॉप लॉस, RVNL में ही एकमात्र ऐसा है जहां पर आप थोड़ी बहुत एवरेजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बहुत मजबूत सिग्नल ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ पर कोई रेलवे शेयरों में शार्प रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। विमल के पास चलते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक हैं। विमल जी को नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं विमल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर लखनऊ से बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। आप लखनऊ से बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? आइनक्स स्क्रीन का 215 पे खरीदे है जी। एंड परफॉर्म टारगेट जानना चाहता हूँ। आइनॉक्स विंड के आप आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के शेयर आपने लिए हुए हैं। अच्छा, आइनॉक्स ग्रीन के कितने शेयर हैं? तो 108 शेयर जी सर। 215 पे लिए हैं। जी सर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 2-3 महीने, दिसंबर तक। 2-3 महीना। लेकिन अब अभी फ़िलहाल के लिए आपको 27 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। क्या 2-3 महीने में ये 27 रुपये रिकवर हो पाएंगे? ख़ास तौर से जिस तरह की वॉलेटिलिटी बाज़ार में है और जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ फ़िलहाल के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं, वो ज़रा हम पूछते हैं यहाँ पर हमारे आज के एक्सपर्ट से। सर, आज करीब 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले एक महीने में अदानी ग्रीन का शेयर 12-12.25% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 2-3 महीने 4 महीने का नज़रिया है इनका यहाँ पर सिर्फ? जी, मेरे ख्याल से आइनॉक्स ग्रीन में इन्होंने निवेश करा है, और जी ऊपर में इनकी थोड़ी खरीदी हुई है। 188 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। स्पेस काफी अच्छा है, बट एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जब भी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी और कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स और EV स्पेस की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी थीम हो जाती है। आइनॉक्स ग्रीन में भी सेम ही है। 140 रुपये से जो तेजी आई थी, 225 तक के गया था स्टॉक। अभी जो करेक्शन है वो ओवर ड्यू है, बट जब तक के स्टॉक मेरे ख्याल से 175 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरी इसमें फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी अगर किसी को निवेश करना हो तो। लेकिन नजरिया आप थोड़ा सा 6 महीने से 1 साल का रखें। जब तक ये स्टॉक 175 के ऊपर है, आप वही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है स्टॉक वापस से 225 से 237 के लेवल्स पे जा सकता है। चलिए, तो ये आप स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करने की सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। अभी के लिए बने रहिए, आपके लिए ये सजेशन है। और इस बीच ऑयल इंडिया पर भी राय आपकी जानना चाहेंगे सर। ऑयल इंडिया के लिए हमारे दर्शक हैं, जानना चाह रहे हैं यहाँ पर लक्ष्य क्या हो सकता है अगले 6 महीने के लिए अगर दिखा जाए तो। 5.25% नीचे ऑयल इंडिया का शेयर, और जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतें में गिरावट रही है तो उसका असर इन कंपनियों में देखने को मिल रहा है। ONGC 1.25% 1.5% नीचे, और ये ऑयल इंडिया जो है वो 5-5.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर? अभी तो फिलहाल ये टारगेट जानना चाह रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ऑयल इंडिया का शेयर तो डाउन है, काफ़ी ठीक ठाक गिरावट है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा सा, स्पेसिफिकली ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स में आप थोड़ा सा एक तरह से सावधानी इसलिए बरतना चाहिए कि ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है विच इज कंट्रोल्ड बाय कार्टेल, जिसे हम बोल सकते हैं एक समूह कंट्रोल करता है इसका सप्लाई और डिमांड का डायनामिक्स। उसे ओपेक बोलते हैं। तो ओपेक की जो मीट होती है हर 3 महीने में होती है।
तो हर 3 से 6 महीने में इसमें ट्रेंड चेंज और एक एकदम से तेजी, एकदम से मंदी काफी एक नॉर्मल बात है। और ये डायरेक्टली अफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि ऑयल हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक कमोडिटी है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है एक बड़े स्तर पर। तो ऑयल इंडिया में ऊपर का टारगेट तो अभी मैं नहीं दे सकता, पर मैं आपको 535 का या 534 का स्टॉप लॉस दूंगा। अगर इसके नीचे स्टॉक जाए तो आप निकल जाइएगा, उसमें फिर 430 रुपए तक की कमजोरी बन सकती है। जी। इस बीच आरपीएस जी कह रहे हैं कि बीएल खरीदें तो किस भाव पर खरीदें। कह रहे हैं कि सर ही सही भाव हमको बता सकते हैं। आपके फ़ैन हैं ये और जानना चाहते हैं कि आपके ही मुखार बिंदु से इसके जो लक्ष्य हैं और जो किस लेवल पे होना चाहिए, करंट लेवल पे खरीद सकते हैं कि नहीं, नीचे आने पे खरीदें, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। 288-288-60 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीएल पे आपका व्यू क्या होगा सर? एक और डिफेंस कंपनी जहाँ पर कि हम देख रहे हैं 1% के आसपास की तेज़ी है, और अगर संभव हो, क्योंकि हमें बजिंग स्टॉक्स का की तरफ हमें बढ़ना है अब, तो बीएल के साथ अगर आप बीडीएल पर भी और एचएल पर भी अगर अपनी टिप्पणी दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले बीएल के साथ शुरुआत कर लेते हैं सर। कि मेरे ख्याल से बीएल में अभी भी तेजी है। देखिए जहां आप दूसरे स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं डिफेंस स्टॉक्स या फिर हम बात करते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका एक्सपोजर मिलिट्री या डिफेंस स्पेस में हो, सिविलियन कस्टमर्स भी उसके वो एडवांस प्रोडक्ट्स बनाती हो और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के लिए भी बनाती है वो प्रोडक्ट्स, तो क्या है, इन कंपनीज की पाइपलाइन काफी अच्छी रहती है। प्रॉब्लम बस एग्जीक्यूशन में और उनके कैश फ्लोज में आती है कि वो कितनी जल्दी फ्री कैश फ्लोज अपना बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से स्टॉक अच्छा है। जो दूसरे स्टॉक्स में गिरावट या करेक्शन आया उतना हमने बीएल में देखा नहीं है। 288 पे ट्रेड कर रहा है, नीचे 265 पे अच्छा एक बॉटम फॉर्मेशन है। एक बार 295 के ऊपर स्टॉक निकलता है, मेरे ख्याल से बीएल में वापस से आपको 310 और 310 के बाद 335 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी बीएल में तो आपको बने रहने की सलाह रहेगी। दूसरा, आपने जहां तक बीडीएल में बोला है, देखिए बीडीएल करंटली 1208 1209 रुपए का लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते इसमें अच्छी तेजी थी। करंटली वो स्टॉक जो तेजी थी उसके बाद एक साइडवेज हुआ है। तो बीडीएल में ऊपर में 1245, जैसा मैंने बोला कि डिफेंस स्पेस में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और मझगांव डॉक पे भी हमने यही बोला था कि हाँ, स्टॉक में वापस से 5200 जा सकता है। सेम थिंग बीडीएल में, पर मैं बीडीएल को फिलहाल अवॉइड करूंगा। बीडीएल का जो वोलैटिलिटी है काफी ज्यादा है, उस एज कंपेयर टू बीडीएल में बीएल को प्रेफर करूंगा 288 लेवल्स पे। और उसी में अगर किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी हो तो नीचे 270 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 315 से लेके 330 तक के टारगेट रहेंगे।